तो दोस्तों अब हमारी जो अगली फसल है वो है बाजरा। तो जो बाजरा है उसे हम कम उपजाऊ उपजाऊ और रेतीली मिट्टी में उगाते हैं। रेतीली मिट्टी। और आपको ये मुख्य रूप से भारत, नाइजीरिया, चीन और नाइजर में प्राप्त होती है। फिर जो अगली फसल है हमारी वो है मक्का। जो मक्का है इससे आप मध्यम तापमान में उगाते हैं। मध्यम तापमान। इसे उगने के लिए बारिश लगती है और ढेर सारी धूप लगती है। और इसे आप मुख्य रूप से ब्राजील, चीन, भारत, रूस, कनाडा और मेक्सिको में प्राप्त कर सकते हैं। अब आती है आपकी कपास। कपास को अधिक तापमान, अधिक तापमान, कम बारिश और एक और जो अनोखी चीज है वो है 210 बर्फ से रहित दिन। मतलब बर्फीले दिन नहीं चाहिए होते, 210 साल के कम से कम दिन बर्फ से रहित होने चाहिए। रहित दिन। और कड़ी धूप लगती है। फिर आता है आपका जूट। तो जो जूट है उसमें सबसे पहले आपको जो उगाने के लिए लगता है वो होता है जलोढ़ मिट्टी, उच्च तापमान और भारी वर्षा, यानी भारी बारिश। और इसे आप मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में प्राप्त कर सकते हैं, जूट की फसल को। अब हमारी जो अगली मुख्य फसल है वो है कॉफी। तो कॉफी के लिए जो आपको लगता है वो है गर्म और नमी भरा मौसम। और जो मिट्टी है वो होती है आपकी दोमट मिट्टी, जिसमें इसकी फसल उगाई जाती है। फिर आती है आपकी चाय। सॉरी दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉफी आपको ब्राजील, कोलंबिया और भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। अब आती है आपकी चाय। तो चाय के लिए आपको जो जलवायु लगती है वो आपकी ठंडी होती है। ठंडी जलवायु। और आपकी जो वर्षा की जरूरत रहती है वो साल भर होनी चाहिए। मतलब जो वर्षा रहती है वो साल भर जरूरी रहती है आपकी चाय की फसल को उगाने के लिए। और जो आपकी मिट्टी रहनी चाहिए उसमें नमी ज्यादा रहनी चाहिए, तभी चाय की फसल अच्छी उगती है। और चाय आपको मुख्य रूप से केन्या, भारत, चीन और श्रीलंका में प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कृषि का विकास। तो हम देखते हैं कि कृषि का विकास हम कैसे कर सकते हैं। कृषि का विकास यानी खेती में आपके जो वृद्धि होती है वो। तो कृषि का विकास किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, पहले हम वो देखते हैं। तो पहला जो है उसका वो है फसली क्षेत्र में वृद्धि। मतलब जो फसल जिस क्षेत्र में उगाई जाती है, मतलब जितना क्षेत्र आप फसल को देते हैं उसमें आप विकास कीजिए, मतलब उस चीज को बढ़ाइए। तो वो क्षेत्र को बढ़ाने से आपकी कृषि में विकास होगा, वृद्धि होगी। फिर आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है उगाई जाने वाली फसलों की संख्या में वृद्धि। मतलब जो आपकी फसल उगाई जा रही है उसकी संख्या में भी वृद्धि जरूरी है। सिर्फ क्षेत्र में वृद्धि से कुछ नहीं होगा। जैसे कि अगर आप गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं की फसल में भी वृद्धि बहुत जरूरी है, ताकि सब लोगों के पास उसका उत्पादन पहुंच सके। फिर आता है आपका सिंचाई सुविधाओं में सुधार। तो सिंचाई सुविधाएं आपकी वो होती है, मतलब पानी देने का जो आपका इरिगेशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, उसमें सुधार बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपकी फसलें रहती हैं उसमें सिंचाई यानी पानी की अधिकतम जरूरत रहती है। फिर आता है आपका उर्वरकों का प्रयोग और अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज।
उर्वरक जो रहते हैं वो आपकी जो रसायन वाली जो खाद रहती है, मतलब जो केमिकल आपके फर्टिलाइजर्स रहते हैं और जो कीटनाशक वगैरह रहते हैं, वो आपके उर्वरक हो जाते हैं। तो उनका प्रयोग जरूरी है ताकि आपकी फसल खराब ना हो और उम्दा फसल हो, और अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज, जो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो रहते हैं, उनकी काफी जरूरत रहती है। अगर ये सब आप आपकी फसल में डालें तो आपकी जो फसल रहेगी वो बहुत उम्दा होगी, और इसी से आप कृषि में विकास कर सकते हैं। और हम कृषि में विकास इसीलिए भी चाहते हैं ताकि सबके पास खाना रहे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फूड सिक्योरिटी। मतलब देश का एक भी इंसान भूखे पेट सोने ना जाए, या भूखे पेट उसको दोनों टाइम का खाना ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं तुलनात्मक केस स्टडी भारत बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म, मतलब आप देखेंगे तुलनात्मक केस स्टडी जिसमें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के खेतों में हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब उसमें तुलना करेंगे। तो अगर आप भारत का कोई एक खेत देखते हैं तो उसमें आमतौर पर आप देखेंगे कि जो खेत का जो साइज रहता है वो 1-2 एकड़ से ज्यादा नहीं रहता, और उसमें जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज्यादा हैवी मशीनरी नहीं रहती, उसमें ज्यादा मशीन नहीं यूज किए जाते, उनके उपकरण बहुत साधारण रहते हैं। और आप ये भी देखते होंगे कि जो लेबर है, जो काम है, वो परिवार के सदस्य ही करते हैं आमतौर पर। और अगर वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब ज्यादा वो देने वाली बीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा फसल देने वाले बीज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोन पर लेके उसको खरीदा जाता है, या अगर लोन पर नहीं भी लेके खरीदा जाता है तो वो उनको बहुत महंगा पड़ता है किसानों को। और ऐसा बहुत बार होता है कि जो किसान है वो कुछ अपनी फसल का हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, अपने परिवार के लिए रख लेते हैं, और बाकी वो बाजार में जाके बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की, मतलब उस चीज को रखने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो कहीं भी नहीं रख सकते, गवर्नमेंट उतना अच्छे से उनको नहीं, भंडार रखने की फैसिलिटी नहीं दे पा रही है। वहीं पे अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का एक खेत देखेंगे, तो वो बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा उसका विकास होता है, उसमें बहुत अच्छी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, और जो बीज रहते हैं वो हमेशा संकर बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हाइब्रिड सीड्स। मतलब उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, जो आपका प्राकृतिक मटेरियल जो रहता है, वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और केमिकल्स उसमें इस्तेमाल नहीं किए जाते। और जो आपकी जो फसल रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, और वो पूरी की पूरी बाजार में बिकती है। तो अगर आप इसमें देखें तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंसेस, मतलब बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस दिखेंगे कि कैसे एक भारत का खेत रहता है और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का खेत कैसा रहता है। तो इसका अब हम देखते हैं कि कृषि विकास में भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या क्या अंतर है। तो भारत में खेती अभी भी मुख्य रूप से पारंपरिक और श्रम प्रधान तरीकों पर निर्भर है। प्रधान तरीके मतलब लोगों के लेबर पर निर्भर करती है, मशीनरी के नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश खेती वाणिज्यिक है, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल, मतलब व्यापार के लिए की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान व्यवसायियों की तरह अधिक काम करते हैं, व्यवसायियों की तरह मतलब बिजनेसमैन की तरह अधिक काम करते हैं, और किसान जैसे कम काम करते हैं। जो हमारे देश में हमारी जो इमेज है किसान को लेके, वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान वैसे नहीं रहते, वो ज्यादा बिजनेसमैन की तरह रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दिखेंगे, तो अपन चल के इनका उत्तर देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि कृषि क्या होती है। तो अब हम देखते हैं कि कृषि क्या है। कृषि खेती के कृषि खेती माफ कीजिएगा दोस्तों। कृषि खेती के माध्यम से खाद्य और अन्य उत्पादन को कहते हैं। तो जो कृषि है वो हमारी खेती के माध्यम से खाद्य और अन्य उत्पादन को कहा जाता है, मतलब आप जो खेती के माध्यम से जो भी चीजें उगाते हैं उससे आप कृषि कहते हैं। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है वो यह है कि उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं।
तो जो पहला कारक है हमारा जो कृषि को प्रभावित करता है वो है स्थलाकृति। कृति स्थलाकृति मतलब होता है टोपोग्राफी, जो जिसका मतलब होता है कि आपकी जो जमीन है, जो भूमि है, वो किस प्रकार की है। मतलब क्या वो पहाड़ी इलाका है, या वो रेगिस्तान वाला इलाका है, या वो तटीय इलाका है, तो उसे हम कहते हैं स्थलाकृति। फिर आता है जलवायु। जलवायु यानी आपका क्लाइमेट, मतलब आपका उस जगह का मौसम कैसा है वो। और फिर आती है आपकी मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, आपका मिट्टी का प्रकार क्या है, वो भी बहुत बड़ा कारक होता है आपके कृषि को प्रभावित करने के लिए। अब जो तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है वो ये है कि स्थानांतरी कृषि क्या है, इस कृषि की हानियां क्या है। तो स्थानांतरी कृषि हमने जो वो वीडियो में देखा था कि जब पेड़ को काट के उनको जला के और उसकी राख को मिट्टी में मिला के हम खेती करते हैं, और फिर जब जैसे ही खेत अपनी उपजाऊता खो देता है और फिर कहीं और बढ़ जाते हैं, किसी और जगह पे चले जाते हैं सेम चीज करने के लिए, उसे हम स्थानांतरी कृषि कहते हैं। और इस कृषि की हानियां क्या है, तो हम जो पहली हानि है इस कृषि की वो कुछ ऐसी है कि किसान एक स्थान पर नहीं टिकता। एक स्थान पर नहीं टिकता। फिर हमारी जो दूसरी हानि है वो ये है कि कृषि बड़े पैमाने पर नहीं होती। बड़े पैमाने पर नहीं होती। जब कृषि बड़े पैमाने पर नहीं होती तो उसको उसका आप व्यापार नहीं कर सकते, और व्यापार नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट को उसके रेवेन्यू नहीं मिलते, मतलब गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिलते उस चीज के, और जो आपके देश को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। और जो तीसरा इसकी जो तीसरी हानि है वो ये है कि मशीनों का प्रयोग नहीं होता। ये अभी भी ट्रेडिशनल तरीकों से की जाती है, प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोपण कृषि क्या है, तो रोपण कृषि वो होती है जहाँ वाणिज्य को वाणिज्य वाणिज्य के लिए केवल फसल उगाई जाती है, केवल एक फसल उगाई जाती है। फसल उगाई जाती है, ठीक है, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना। तो जैसे अगर आप कोई फसल सिर्फ वाणिज्य मतलब केवल व्यापार के लिए उगा रहे हैं तो उसे आप रोपण कृषि कहते हैं। आपने वो वृक्षारोपण के बारे में जैसे जब पढ़ा था इस चैप्टर में, इस अध्याय में, तो इसका आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। फिर आपका जो प्रश्न है वो ये है कि सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि जो सरकार है वो उर्वरकों और कीटनाशकों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता देती है। सहायता देती है मतलब जो सरकार है वो हमें किसानों को हमारे उर्वरक मतलब जो हमारे रासायनिक खाद रहती है उसे और कीटनाशकों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता देती है, मतलब उन्हें कुछ पैसे देती है ताकि वो ये सब चीजें खरीद सके। फिर जो दूसरा है वो होता है उच्च उपज, उच्च उपज देने वाले बीज बीज उपलब्ध कराती है। सरकार किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज उपलब्ध कराती है ताकि जो फसल है वो बढ़ सके, वो ज्यादा हो सके और किसान ज्यादा पैसे कमा सके ताकि वो अपना घर बार आराम से चला सके।
और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण, कृषि उत्पादों के भंडारण और वित्त तथा वितरण में सहायता करती है। मतलब जो कृषि उत्पाद रहते हैं, जो हमारे फसल वगैरह रहती है, उनको भंडार में रखने के लिए और उनका वितरण करने के लिए हमेशा सरकार सहायता देती है किसानों को। अब जो हमारा छठा प्रश्न है वो है, कारण बताइए कि भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया क्यों है। तो पहला जो है वो, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसका उत्तर ये है कि भारत में अभी भी 2/3 लोग कृषि पर निर्भर है और इसीलिए कृषि प्राथमिक क्रिया है। 2/3 लोग, जनसंख्या। और विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसीलिए उगाई जाती है क्योंकि हर जगह की स्थलाकृति, जलवायु और मृदा अलग होती है। इस वजह से फसलें भी भिन्न भिन्न होती है। अब हमारा आखिरी प्रश्न है जो है, अंतर स्पष्ट कीजिए प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं में। तो अभी हमने जैसे कि अध्याय के एकदम स्टार्ट में देखा था कि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो हमारी होती हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, उन पर निर्भर किया जाता रहते हैं, जैसे कि हम कृषि करना या मछली का पालन कर मछली पालना या पशुचारण करवाना। और जो तृतीय क्रियाएं रहती है वो विशेष रूप से सेवाओं के उत्पादन पर निर्भर करती है, जैसे कि आपके चिकित्सक हो गए या अध्यापक हो गए। फिर आता है कि निर्वाह कृषि और गहन कृषि में क्या क्या अंतर है। तो निर्वाह कृषि जो है वो आपके परिवार के लिए की जाती है, मतलब परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए की जाती है। परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए की जाती है और उसमें आप उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि जो गहन कृषि है वो उर्वरकों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए की जाती है। तो इस अध्याय में बस इतना ही। तो चलिए दोहराते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि अर्थशास्त्र में 3 क्षेत्र मॉडल है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र है और भारत में 2/3 लोग कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। कृषि 2 प्रकार की हो सकती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि के प्रकार गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि और खानाबदोश पशुपालन है। वाणिज्यिक कृषि के जो प्रकार है वो है वृक्षारोपण, मिश्रित कृषि और वाणिज्यिक अनाज की कृषि। कृषि विकास से तात्पर्य कृषि उत्पादन में सुधार और खाद्य सुरक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों से है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।